गुड आफ्टरनून। जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी कि व्हाट हैप्पीनेस एग्जैक्टली इज। वी एक्सप्लोर्ड अबाउट इट। सुख क्या है, इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास किया था और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि सुख स्वभाव है या हम जो प्रभाव दूसरे का हमारे ऊपर होता है, हमारे बाहर से चीज़ों का होता है, तो कई बार हम उसके प्रभाव को ही सुख समझ लेते हैं। तो सुख वास्तविक स्थिति में है क्या, इसको हमने एक्सप्लोर करने का, इसका अन्वेषण करने का प्रयास किया था। और इस प्रयास के क्रम में हमने जाना था कि स्वभाव और अगर प्रभाव में जब हम सुख की तलाश करते हैं बाहर की चीज़ों की, तो हम अपने अनुकूल संवेदनाएं पाना चाहते हैं और बार बार हमारा ध्यान बाहर की तरफ जाता है, बाहर के लोगों की तरफ जाता है, लोगों के व्यवहार की तरफ जाता है, बाहर के वस्तुओं के तरफ जाता है, वस्तुओं के प्रभाव की तरफ जाता है। और जो भी उससे संवेदना प्राप्त होती है, चाहे ये संवेदना वस्तुओं से प्राप्त हो या संवेदना हमको व्यक्तियों से प्राप्त हो, व्यक्तियों से संवेदना के रूप में हम लोगों के भाव, लोगों के विचार, लोगों का व्यवहार प्राप्त होता है। और वस्तुओं के से संवेदना के रूप में वस्तुओं का रूप है, उससे मिलने वाली खुशबू है, उससे मिलने वाली आवाज़ है, उससे मिलने वाली गंध है, उस वस्तुओं के स्पर्श से मिलने वाली कोमलता का आभास है। तो इन सब चीज़ों से संवेदनाएं हमको प्राप्त होती हैं। तो वास्तव में जब इन वस्तुओं में हम संवेदना की तलाश करते हैं, जब हम सर्च करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को अपने अनुकूल चाहते हैं, जैसा हमें अच्छा लगता है। और हम इसको जब मिलता है तो हम इसको सुख मान लेते हैं। लेकिन जब हम मानव मूल्यों की का अध्ययन करते हैं और जब हम हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करते हैं अपने भीतर, तो पता चलता है कि ये सुख नहीं, ये तो एक्साइटमेंट है और हमने एक्साइटमेंट को ही सुख मान रखा है। जब वस्तुएं हमको प्रभावित करती हैं तो वो हमको वास्तव में स्टिमुलेट करती हैं, उत्तेजित करती हैं, उद्दीप्त करती हैं और उसी उद्दीपन को हम सुख मान लेते हैं। और इसको सुख मानने के नाते बार बार हमारा ध्यान वहीं जाता है जहाँ हमको सुख मिलता है, जहाँ हमको सुख की प्रतीति होती है, जहाँ उसका अनुभव होता है, जहाँ उसका आभास होता है, बार बार जाते हैं। लेकिन एक अनुभव में चीज़ें आती हैं ना, कि कोई चीज़ हमको लगातार सुख नहीं दे पा रही है। जैसे बढ़िया खाना, अब एक टेस्ट की संवेदना आ रही है, जिह्वा पे भोजन गया और टेस्ट आया, टेस्ट की संवेदना हमको मिली, लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो टेस्ट हमको सुख नहीं देता। भोजन शुरू शुरू में टेस्टी लगता है, ज़रूरी भी लगता है, थोड़ी देर बाद टेस्टी लगता है लेकिन ज़रूरी नहीं लगता, लगता है पेट भर रहा है। थोड़ी देर बाद तो ना तो वो टेस्टी लगता है ना तो ज़रूरी लगता है, फिर भी अगर किसी के दबाव में आप खा लीजिए तो फिर वो असहनीय हो जाता है और आप नहीं खाना चाहते। यानी आपका सुख क्षणिक था, थोड़ी देर के लिए था। तो सुख की यही स्थिति बाहर की चीज़ों के प्रभाव में है। अब एक बार हम अगर अपने स्वभाव में सुख को देखें, अपने इनेट नेचर में, जैसा कि प्रकृति ने हमको बनाया है, हम प्रकृति के उत्पाद हैं और प्रकृति ने हमको एक विशेष प्रकार से डिजाइन किया है। एक विशेष प्रकार से हमारी निर्मित है, हमारी बनावट है, हमारा स्वभाव हमारे जन्म के साथ ही बनता है। हमको बस अपने स्वभाव पे ध्यान देना होता है। हमको क्या करना होता है, हमको अपने स्व के भाव पे, स्व पर, अपने आप पर ध्यान देना होता है। सामान्य तौर पे बाहरी प्रभाव को ही हम अपना स्वभाव समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं। और जब हम बाहरी प्रभाव को अपना स्वभाव समझते हैं, उसमें जीते हैं, तो हमारा स्वभाव हमको सुख दुख देता रहता है। लेकिन अगर आप अपने आंतरिक स्वभाव की तरफ देखें ना, अपनी तरफ ध्यान चला जाए और उसमें अपने भाव को सुनिश्चित करें, अपने व्यवहार को सुनिश्चित करें, अपने अनुभव को सुनिश्चित करें, जांच पड़ताल करने के बाद, तो आपको बिल्कुल इसके उलट अनुभव होगा। और मैंने आपको बताया था, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि जब स्वयं को सुख में सुनिश्चित करने की कोशिश आप करेंगे ना, तो इस प्रयास का आधार क्या होगा? इस प्रयास का आधार होगा आपकी स्वयं की समझदारी। और अगर समझदारी के मुद्दे पे ध्यान दीजिए, तो पूर्ववर्ती वीडियोस को अगर आप देखेंगे, तो हमने कहा था कि आपकी समझदारी का आधार के 3 स्रोत हैं आपकी समझदारी के। एक तो समझदारी 2 बिंदुओं पे केंद्रित होती है। एक तो संबंधों के बारे में आपकी समझदारी, आपका स्वयं, आपके शरीर से आपका एक संबंध है। तो इस शरीर के साथ आपका संबंध कैसा है, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, शरीर की आवश्यकताओं को और शरीर के स्वभाव को कितना समझ पा रहे हैं। दूसरा, हम परिवार में रहते हैं, परिवार में लोगों से जो हमारा संबंध है, उसमें जो हमारे भाव हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, चाहे ये फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट हो, चाहे फीलिंग ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे फीलिंग ऑफ केयर हो,
या फीलिंग ऑफ एफेक्शन हो, या फीलिंग ऑफ रेफरेंस हो, या फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट हो, या फीलिंग ऑफ लव हो। ये जब 9 भाव जिनकी हमने पड़ताल की थी, जांच परख करके जिन 9 भावों के बारे में पता चला, तो इन्हीं भावों का निर्वाह संबंधों में करना रहता है। वो संबंधों की आवश्यकता है, अलग अलग समय पे इन्हीं भावों का निर्वाह करते हैं। तो इन भावों का जो निर्वाह है, इसके बारे में हमारी सही समझदारी हो। और दूसरे, हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, भोजन की आवश्यकता है, शरीर के पोषण की आवश्यकता है, पोषण के अर्थ में भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर की सुरक्षा के अर्थ में घर की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, शरीर का सदुपयोग हम कर पाए इसके लिए वाहन की आवश्यकता है, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, वाहन। तो इन दो बिंदुओं पे हमको समझदारी की आवश्यकता होती है। इन दो बिंदुओं पे हमसे समझदारी की अपेक्षा की जाती है कि उसको ठीक से समझ के हम भाव और व्यवहार दोनों कार्य करें। हम फीलिंग्स को शेयर करें लोगों के साथ, सही फीलिंग्स को, राइट फीलिंग्स को शेयर करें और राइट बिहेवियर करें, ऐसा अपेक्षित है हमसे। और इसी में अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो संबंध का दायरा है, या हमारे संबंध की शुरुआत अपने शरीर, अपने परिवार और अपने समाज और इस पूरे प्रकृति के साथ, ये हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है कि उसके साथ हम किस प्रकार की भागीदारी करेंगे, ऐसा इंश्योर होता है। और अगर भागीदारी आपके स्वभाव के हिसाब से है, तो आप देखेंगे ना कि आपको भागीदारी करने में सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ के प्रभाव में आप कर रहे हैं, तो आपके सुख दुख का अनुभव बदलता रहता है, क्योंकि प्रभाव बदलता रहता है। और हम खुद अपने इस पूरे आज के लेक्चर में हम आपको यह चाहेंगे कि आप इस बात पर ध्यान जाए आपका, कि आप खुद अपने शरीर और अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, आप इनके स्वभाव में जी रहे हैं कि प्रभाव में जी रहे हैं। यही आज का लेक्चर है, इसी पे आपके आज का लेक्चर केंद्रित है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, जिसको इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ देखेंगे ना, देखिए इधर लिखा हुआ है, जब आप प्रभाव में जीते हैं तो आप अनुकूल संवेदनाएं पाते हैं। अनुकूल संवेदनाओं को पाने के लिए आप क्या करते हैं, तमाम तरह की सुविधाओं के संपर्क में आना चाहते हैं और सुविधाओं के लिए काम करते रहते हैं। आपको धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। तो हमें से देखिए, समाज में सबकी स्थिति यही है कि जब एक बार संवेदनाओं, वस्तुओं के संवेदना से सुख मिलना शुरू हो जाता है ना, स्वभाव की बजाय प्रभाव में, तो आप देखते हैं धनी आदमी का बड़ा प्रभाव है, वैभवशाली आदमी का बड़ा प्रभाव है, ऊंचे पद वाले आदमी का बड़ा प्रभाव है। तो हम प्रभाव के लिए फिर आईएएस बनना, पीसीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, उद्योगपति बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुद हम प्रभावित होते हैं। अब हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं अनुकूल संवेदना के लिए, तो हम इसी तरह का काम करना शुरू कर देते हैं, यही बनना शुरू कर देते हैं। तो अब ये बाहर की चीज़ों पे बार बार ध्यान जाता है हमारा, हम बाहर की चीज़ों पे अपना विचार केंद्रित कर देते हैं, हमारा पूरा जीवन इसी में लगा रहता है और इसका सारा प्रयास अनुकूल संवेदना पाके सुखी होना ही है। तो यहाँ हम देखेंगे ना कि हमको आईएएस किस लिए बनना है, और अगर जो चीज़ हम चाहते हैं बाहर अपने, वैसी संवेदना पाने में सफल हो गए तो उसी को हम सफलता कहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमेशा हमारे अनुकूल संवेदना सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो हम जब मिलती है तो जिस हद तक अनुकूल संवेदनाएं इंश्योर कर पाते हैं उतना सुखी रहते हैं, अदरवाइज हम दुखी रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप आईएएस बन गए, लेकिन आप अपने व्यवहार से अपने पत्नी को प्रभावित नहीं कर पाए, आपकी पत्नी को लगा कि आपके साथ वो समय नहीं बिता सकती, या आपका स्वभाव है या आपका जो व्यवहार उसके साथ है, जिन वस्तुओं के प्रभाव में है, उससे आपका उसका संबंध ठीक नहीं रह गया, तो वो आपको छोड़ के चली जाती है, आप दुखी हो जाते हैं। आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाता है, घर में कोई बीमार है, अब बीमारी को आप प्रभावित कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर के माध्यम से। लेकिन आपके जीने का तरीका ऐसा था कि वो डॉक्टर के प्रभाव में वो बीमारी ठीक नहीं हो पाई और वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आपका संबंध ही है। तो फिर आपको दुखी हो जाते हैं, फिर आपको धन भी बेकार लगने लगता है, क्योंकि धन से आप किसी का जीवन नहीं बचा पाए। लेकिन आप मान के चलते थे, आप तो ये बना के चले थे ना कि सर्वे गुणा कांचना मस्ती, या पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। आप ऐसी ही मान्यता में जी रहे थे, और ऐसी मान्यता आपकी तब टूटी जब आपका बहुत सारा धन वैभव आपके बच्चे को नहीं बचा पाया। आप धन के माध्यम से बढ़िया प्रभावशाली डॉक्टर के पास आप गए कि वो प्रभाव छोड़े और प्रभाव से बच्चे की तबीयत ठीक कर ले, लेकिन वो अपने प्रभाव से उसका जीवन नहीं बचा पाया। तो डॉक्टर, हमको ऐसा जीवन जिया जाए ना कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। अगर आप अपने स्वभाव के हिसाब से जीते तो शरीर की जितनी आवश्यकताओं का ख्याल रखते, उसकी सुविधा का ख्याल रखते, उसके पोषण का ख्याल रखते, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी का ख्याल रखते, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ती। तो अगर आप अपने इनबिल्ट स्वभाव में जीते, जो आपके भीतर की निर्मित है, तो आपको प्रभाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वभाव में शरीर स्वस्थ रहता, बीमार ही नहीं पड़ता।
शरीर पड़ता ही बीमार इसलिए है क्योंकि ऐसी बाहरी चीजों के प्रभाव में आता है, या इस तरीके से आता है कि शरीर जैसा है वैसा नहीं रह जाता। जैसा प्रकृति ने बना के सबको दिया हुआ है ना, शरीर वैसा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में समस्या होती है। तो इसलिए अच्छा ये है ना कि जो आप बाहर ध्यान देते रहते हैं ना, एक बार अपने भीतर भी ध्यान देके देखिए और अपने स्वभाव पर ध्यान दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो दो स्थितियां आपको दिखाऊंगा मैं। एक तो इसकी चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आगे बात होनी है लंबे कंटिन्यूम में, तो उसमें एक बार फिर से इसको रिपीट किया जाए, क्योंकि जब टुकड़ों टुकड़ों में आप वीडियोस को देखते हैं अलग अलग टाइम पे, तो बहुत सारी ज़रूरी बातें नहीं ध्यान में रहती हैं, तो अगला वीडियो समझ में नहीं आता है। तो एक रिकैप ज़रूरी होता है, ऐसा लगता है। तो अगर बाहरी चीज़ों के प्रभाव में हो और आपने एक्साइटमेंट को सुख मान के रखा है, तो आप संवेदनाओं से सुख पाना चाहते हैं, चाहे ये संवेदना साउंड की हो, टच की हो, फार्म या टेस्ट स्मेल की हो, जिसको हम कहते हैं आवाज़, सुर की हो, स्पर्श की हो, रूप की हो, स्वाद की हो या स्मेल की हो। तो हमने आपको बताया कि इसकी स्थिति ये होती है एक्साइटमेंट की कि चीज़ें शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपको, टेस्टी लगती हैं, ज़रूरी भी लगती हैं, उसको ज़रूरी समझ के आप काम भी करते हो। जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा घर बनवाया हो और घर में 2 ही लोग हों, और वो ये मान लिया हो कि मेरा घर बहुत बड़ा होगा और मैं समृद्ध आदमी हूँ, सेठ आदमी, तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, हमको देख के सर झुकाएंगे। आपने घर बनवा लिया फिर भी देख रहे हैं कि कोई नमस्ते आपको नहीं कर रहा है, फिर आप दुखी हो जाते हैं ना। फिर आपने घर बनवा लिया लेकिन रहते आप एक ही कमरे में हैं, 2 ही कमरे में हैं, बाकी घर का कोई उपयोग ही नहीं है, तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी होता है। फिर आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि उस घर का झाड़ू लगाना है, जाला झाड़ना है, पोछा लगना है, इसमें भी खर्चे हैं, और ये सब कुछ होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उपेक्षित हो जाता है। फिर महीनों तक घर बंद रहता है, फिर झाड़ू पोछा लगता है। तो घर तो आप उपयोग करने के लिए बनाए थे, और फिर समाज में इससे प्रतिष्ठा भी पाना चाहते थे, तब तक पता चला किसी ने और आपके बगल में उससे बड़ा घर बनवा दिया, तब आप कम प्रतिष्ठित हो गए, वो ज़्यादा प्रतिष्ठित हो गया। तो अब कंपैरेटिव बाहर के प्रभाव में आप तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन आपको कहीं न कहीं दुखी कर जाता है। दूसरों से तुलना आपको दुखी कर जाती है, आप छोटे हो जाते हैं और आप छोटा बनना नहीं चाहते, आपका सम्मान कम हो जाता है, आप सम्मान पूरा पाना चाहते थे ज़्यादा। तो सम्मान का तो मतलब हमने आपको यही बताया था कि सम्मान का मतलब बराबर मान, बराबर का मतलब राइट इवैल्यूएशन, यानी कि आपका मूल्यांकन किया जाए, और इवैल्यूएशन का आधार क्या हो, आप समाज के लिए कितने मूल्यवान हैं, इसका आधार क्या होना चाहिए। तो इसका आधार क्या है, आपका स्वयं के शरीर के साथ भागीदारी कैसी है। भाई आप बीमार हैं तो समाज के लिए क्या कर पाइएगा, आपका शरीर बीमार है, आप उसका ठीक से उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो आप क्या कर पाइएगा, सोचिए। आप बीमार हैं, आप अपने शरीर के साथ निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, आप शरीर के हिसाब से, शरीर जैसा है उस तरीके से आप उसका पोषण नहीं कर रहे हैं, आप स्वाद के चक्कर में कुछ भी खाए जा रहे हैं। जब शरीर का पोषण आप नहीं करिएगा, उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो शरीर में दुनिया भर की व्याधियां आएंगी, कमियां होंगी, और उस कमी को लेके आप इस शरीर का उपयोग कर नहीं सकते। आप बीमार होते हैं, मैं कॉलेज में टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, कुछ ऐसा खा लिया अगर मैंने कि शरीर के साथ आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता से ज़्यादा खा लिया या कम खा रहे हैं, शरीर कुपोषीकृत हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन इसका होगा, तो माल फंक्शनिंग भी शुरू हो जाएगी, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। अपने दफ्तर में हमको अप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आज मेरा शरीर अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित नहीं है, इसलिए हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे। तभी आएंगे जब ये स्वस्थ होगा, स्व में स्थित होगा, प्राकृतिक हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हमारा स्व नेचर, जैसे हमारा अपने आत्म का स्वभाव है, वैसे शरीर का भी अपना स्वभाव है। शरीर अपने अपने स्वभाव में स्वस्थ रहेगा तभी आप इसका उपयोग कर पाइएगा। तो आप नहीं कर पाते हैं तो शरीर आपके लिए उपयोगी नहीं है, फिर आप किसी के लिए काम नहीं कर पाइएगा, किसी को प्रभावित नहीं कर पाइएगा। बीमार आदमी क्या प्रभावित करेगा किसी को। तो आपको अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा तो सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। तो वही हम कह रहे हैं कि आप जब स्वस्थ रहते हैं तभी आपको संवेदनाएं भी मिलती हैं। अगर आप बीमार पड़ जाइए, तो बुखार हो जाए, तो दाल में नमक का टेस्ट नहीं मिलेगा, नमक ज़्यादा लगेगा, आपको दाल खाने में मज़ा नहीं आएगा, वहीं बाकी लोग मज़े लेंगे। तो संवेदनाओं को पाने के लिए भी स्वस्थ रहेगा। कोई बीमार आदमी गाना सुनता है क्या, वो तो गाने को शोर कहता है। किसी बीमार आदमी को फूलों की खुशबू पता चलती है क्या, आपका नाक जाम हो गया हो, आपको सुगंध ही नहीं पता चलेगा। बीमार आदमी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाता नहीं, डॉक्टर मना कर देता है, वो एक विशेष प्रकार के बहुत साधारण से खाने का, हल्के नमक के उबले हुए खाने की इजाज़त देता है डॉक्टर। तो आप देख लीजिए शरीर की क्या स्थिति है। अब आदमी बड़ा गजब का है,
जब वो ये मान लेता है कि बाहर के प्रभाव से सुख मिलना है तो करना क्या शुरू कर देता है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि बाहर के प्रभाव से ही सुख मिलता है या सुख को मिलना है तो आदमी करना क्या करता है, क्या शुरू कर देता है वो करना, दूसरों का अटेंशन पाना चाहता है, दूसरों का ध्यान ग्रैब करना चाहता है। चाहता है कि दूसरे उसके ऊपर ध्यान दें। ऐसी स्थिति में ऐसी कहावतें बनती है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब देख लीजिए, यहाँ इंप्रेशन प्रभाव की बात हो रही है कि आप ऐसे कपड़े पहनिए, पॉलिश्ड जूते पहनिए, सही तरीके से बात करिए, बाल झड़ के जाइए, कैसे बैठिए, क्यों? आपको सामने वाले को प्रभावित करना है। अब आप जैसे नहीं है वैसा बन के जाते हैं, आप प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं, आप वहां सज्जन बन के जेंटलमैन अपीयरेंस देना चाहते हैं। आप वास्तविक रूप से क्या हैं ये तो सामने वाला नहीं जान पाता। ये प्रभाव की स्थिति है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। आप 10 बहाने अपनाते हैं, 10 तरीके अपनाते हैं। आप बढ़िया कपड़ा पहन के जाइए, अच्छे कपड़े पहन के जाइए और जस्ट अच्छे कपड़े पहन के जाइए और हाँ क्लास में, हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बात होती है, या 204 में आ जाइए। तो क्या होता है कि आप कपड़े उपड़े पहन के गए क्लास में, बढ़िया सूट बूट, और आपने सोचा कि भाई लोग हमको अटेंशन देंगे। अटेंशन नहीं मिला तो डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रभावित करना चाहते थे अपने कपड़ों से दूसरों को, अपने जूते से, अपने अपीयरेंस से, अपने हेयर स्टाइल से, लेकिन दूसरा प्रभाव में आया ही नहीं। आप उदास हो जाते हैं। लेकिन वहीं कोई आपको इतना बता दे कि बहुत इंप्रेस हो गया, तो चिकोटी काट के आपको बताता, न्यू पिंच करता है। आपने नया कपड़ा पहना तो पिंच करके आपको बताता कि देखिए आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, प्रभावित हो गए, और आप खुश हो जाते हैं। एक टेम्पोरेरी हैप्पीनेस आपको मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपको कोई नोटिस नहीं करता। इतने सारा मेहनत करने के बाद आपको 2-4 मिनट के लिए लोगों ने चिकोटा, और चिकोटने के बदले में कहते हैं कि चलिए अब आप नया कपड़ा पहने, कुछ खिलाइए पिलाइए। इतनी छोटी छोटी खुशियां आप बटोरते हैं। खुशियां छोटी बड़ी क्या होती हैं, खुशियां खुशियां होती हैं। हैप्पीनेस हैप्पीनेस होता है और वो कंटिन्यूटी में चाहिए। खुशियां छोटी बड़ी नहीं होती हैं। छोटी छोटी खुशियों में ऐसे ही लोग कहावतें बनाते हैं, जीवन सुख दुख का संगम। ऐसे क्यों जीना चाहते हो? आप लगातार खुश रहिए ना। सुख दुख के संगम पे क्यों जीना चाहते हैं? आप हमेशा सुखी होकर प्रवाहित होइए, और ये तभी संभव है जब आप अपने स्वभाव में जिएंगे। तो आप अटेंशन पाने के लिए 10 तरह के उपाय करने लगते हैं। अटेंशन पाने के लिए घर बनवाएंगे, अटेंशन पाने के लिए महंगी गाड़ी खरीदेंगे, अटेंशन पाने के लिए नए कपड़े पहनेंगे, अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ आप करते रहते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं अटेंशन पाने के लिए। आज कहाँ से होगा? आप स्टॉप कर दीजिए क्या? अरे स्टॉप कर दीजिए, फिर से कर लीजिएगा। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम आपसे ये कह रहे थे कि लगातार ऐसी स्थितियां चलती रहती हैं, हम अटेंशन पाने के लिए तमाम उपायों को करते ही रहते हैं, किसी में परेशान रहते हैं, बाहर की चीज़ों से या तो प्रभावित होते हैं या तो प्रभावित करना चाहते हैं।
या तो हम चीज़ों से प्रभावित होते हैं या तो चीज़ों को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति हमारी रहती है। और जब ये सब करने में असफल हम होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अब तो फिर क्या होता है, अब दुख से भागने की प्रक्रिया शुरू होती है। दुख से भागने की प्रक्रिया में क्या होता है कि उसके सिम्पटम होते हैं, कुछ इमोशनल सिम्पटम होते हैं, कुछ फिजिकल सिम्पटम होते हैं, कुछ बिहेवियरल सिम्पटम होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्पटम होते हैं। तो देखिए कुछ फिजिकल सिम्पटम्स में दिया हुआ है, ओवर ईटिंग आदमी शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा खाना खाएगा। या फिर अगर वो दुखी हो गया है, उस बाहर वो किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है या किसी के प्रभाव में नहीं आ पा रहा है, तो वो कम खाना शुरू कर देगा या ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। कम सोएगा, रात भर टहलेगा बरामदे में या ज़्यादा सोएगा। गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा। बड़े लोग हैं वो महंगी चीज़ें लेते हैं। अभी आपने बम्बई में देखा कि वो ड्रग सिंडिकेट पकड़ा गया, तो वो लोग हैं तो वो महंगी महंगी नशीली चीज़ें लेना शुरू करते हैं। अक्सर आप उनके जीवन की तरफ झांकिए तो ज़्यादातर लोगों के संबंधों में जो तमाम तरह की दिक्कतें रहती हैं, शादियाँ टूट जाती हैं, एक आदमी कई बच्चों से कई लोगों से विवाह करता है तो बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाती, ब्रोकन हाउसेज होते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप होते हैं, तमाम तरह से जीवन दुखी होता है। और उससे एस्केप करने के लिए लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं महंगे महंगे, वो बार में जाना शुरू कर देते हैं, या उससे भागने के लिए शराब पी के डांस पार्टीज में नाचने के लिए चले जाते हैं। यानी पूरा जीवन वो सुख दुख के धार पे चलता रहता है, कभी सुखी कभी दुखी। फिर वो पिक्चर बना देंगे, कभी खुशी कभी गम, इस टाइप का। यानी कि जीवन को निरंतर वो लगातार सुख के प्रवाह के रूप में नहीं देख पाते, क्योंकि वो प्रभाव में जीते हैं। तो आप ये तो इसी स्थिति को जो हमने आपको पढ़ाया था ना कि राइट अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं हो तो आप रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी दोनों को लेके आप एनिमल कॉन्शियसनेस में, यानी कि जो आपकी चेतना की स्थिति है वो पशु चेतना की स्थिति होती है। अगर टेम्परेरी एक्साइटमेंट को आपने सुख समझ रखा है, और टेम्परेरी पलायन भी होता है, जब तक शराब पिए रहेंगे तब तक आपको लगेगा कि आपको कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और जैसे ही नशा उतरता है फिर आपका दुख आपके सर पे सवार हो जाता है। इस तरह से जितने लोग जी रहे हों, चाहे वो आप हों चाहे हम हों कोई भी हो, उसी को एनिमल कॉन्शियसनेस का। ऐसे सारे लोग पशुवत जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये लोग पशुवत जीवन जी रहे हैं। लगातार पलायन करना चाहते हैं लोग, दुखों से भागना चाहते हैं। हर आदमी दुख से भागना चाहता है। अब दुख से भागने के लिए वो बाहर से कुछ चीज़ें लेता है, वो बाहरी चीज़ें लेता है, बाहरी चीज़ों के प्रभाव में संवेदनाओं का प्रभाव चाहता है। ये सब संवेदनाओं को, ये जितने भी सामक हैं इस तरह के, चाहे वो ड्रग्स हो, एल्कोहल हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, ये सब क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं। एक तरीके की बेहोशी की स्थिति में आपको ले जाते हैं, नशे की स्थिति में लेके जाते हैं, जहां आप ये मान के चलते हैं कि सारी दुनिया आपके कदमों के नीचे है, माई फुट, भाड़ में गया। फिर तो आप शराब पी लें तो देखिए किसी को भी गाली दे देते हैं, आप बड़े आदमी को गाली दे देते हैं, आपको डर नहीं लगता। नशे में जब आप रहते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं। यही पलायन है, यही भगोड़ापन है दुखों से। और ये भी कितना क्षणिक है। फिर जब नशा उतरता है तो फिर आप दुख के सागर में डूब जाते हैं, आपकी स्थितियां खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो समस्या तो है। समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि अपने स्वभाव को समझिए। और स्वभाव को अब आगे मैं आपको बताऊं, स्वभाव को समझने के लिए, अब अगर सुख आपका स्वभाव है तो आप क्या करेंगे। सुख आपका प्रभाव था तो आपने देख लिया, अब सुख और दुख दोनों में आते जाते रहते हैं। मान लेते हैं कि सुख और दुख एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जीवन सुख दुख का संगम है। आप शराब इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आपको गम गर्क करना है, गम भुलाना है, या आप गाएंगे मुझे पीने का शौक नहीं है, मैं गम भुलाने के लिए पीता हूं। ऐसी ऐसी चीजें बताइए क्या क्या करते रहते हैं। ये तभी है, ये ऐसा तब होता है जब सुख आपका, आपको प्रभाव, एक्साइटमेंट मान लेते हैं आप संवेदनाओं से सुख चाहते हैं, जबकि सुख को अपने भाव और विचार में ढूंढना चाहिए।
अपने स्वभाव में सुख को तलाशिए, वहाँ सुख निरंतर पड़ा हुआ है। तब बाहर की दुनिया में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इससे आपके सुख पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब आप जीवन को निरंतरता में देख पाते हैं, उसकी चैतन्य में देख पाते हैं। फिर आपको मृत्यु, पैदा होना और मरना ये भी नहीं दिखाई देगा। आपको शरीर में रूपांतरण, परिवर्तन दिखाई देगा। केवल चैतन्य की स्थिति को जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप दुखों से बहुत दूर चले जाएंगे और सुख की निरंतरता आपको प्राप्त होगी। अगर सुख आपका स्वभाव हो जाए, देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस विद इन, एट द लेवल ऑफ योर थॉट एंड योर फीलिंग्स। आप अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, अपने भाव और विचार के स्तर पे, अपने समझ के स्तर पे, एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुरू कर देते हैं। और इसका आधार क्या है देखने का? सहज भाव, राइट फीलिंग, राइट थॉट, जिसको हम अपनी सहज स्वीकृति के माध्यम से पहचानने व जानने का काम कर रहे हैं। यह सहज स्वीकृति जो हमें पहले से ही बनी हुई है, हमें केवल इसी बात पर ध्यान देना है। हमें क्या करना है? केवल इसी बात पर ध्यान देना है जो हमारे सहज स्वीकृति की स्थिति पहले से बनी हुई है। ये जान जाइए। ध्यान दीजिए, तो हमने आपसे क्या कहा था कि जो आपके विचार हैं, विचारों का स्रोत क्या है? या तो सेंसेशन है, बाहर का प्रभाव, सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग, पूर्व मान्यताएं आपकी जो है, पूर्वाग्रह आपका है, ये दोनों क्या है? ये दूसरों के प्रभाव से पैदा होते हैं। जो संवेदनाएं हैं या जो मान्यताएं हैं, ये दूसरों के प्रभाव से पैदा होती हैं, लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस किसी के प्रभाव से पैदा नहीं होता है। तो अगर आपकी इच्छाओं का जन्म आपके नेचुरल एक्सेप्टेंस से होता है, इसका मतलब आप अपने स्वभाव को जीने जा रहे हैं। लेकिन वही वो सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग से होता है, इसका मतलब आप अपने प्रभाव में जीने जा रहे हैं। और जब प्रभाव में आपका भाव विचार पैदा होगा तो सुख दुख दोनों का आना शुरू हो जाएगा। अगर स्वभाव में होगा, सहज स्वीकृति जो आपके भीतर पहले से बनी हुई है, अगर उसके हिसाब से आप अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उसके अनुरूप जीवन का निर्वाह करते हैं, तो आपको सुख की निरंतरता अपने विचार में, अपने भाव में, अपने संबंध में, दूसरों से अपने संबंध में, अपने शरीर के साथ आपको सुख दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, स्वभाव, इफ हैप्पीनेस इक्वल टू माई इनेट नेचर, अगर हमारा सुख हमारा जन्मजात स्वभाव है तो क्या होगा? हम हार्मनी में रहेंगे। हैप्पीनेस तब एक्साइटमेंट नहीं होगा, हैप्पीनेस तब हार्मनी होगी। और ये हार्मनी, ये व्यवस्था कहाँ होगी? हमारे भीतर होगी। और ऐसे व्यवस्था की स्थिति में क्या होगा? हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग, हम अपने समझदारी के आधार पर अपने भीतर क्या देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी एट द लेवल ऑफ बीइंग, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस। जो जीवन के चारों आयाम हैं, चारों स्तर हैं, चारों स्तर पर व्यवस्था दिखनी शुरू हो जाएगी। हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, हमारे सेल्फ के अंदर कभी एंजाइटी, कभी चिंता नहीं होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं होगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। ये जो दुनिया भर की चीज़ों से पूरी दुनिया परेशान है, ये प्रभाव के नाते पैदा होती हैं चीज़ें। स्वभाव में जाने पे स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिससेटिस्फेक्शन, ये सब साइकोलॉजिकल सिम्टम नहीं आते हैं। तब केवल हार्मनी बची रहती है, व्यवस्था बनी रहती है स्व के भाव में। आपका शरीर बीमार नहीं पड़ता। और जब भावों को समझ जाते हैं, परिवार में भी समझ जाते हैं, तो आप भावों का निर्वाह करना शुरू कर देते हैं। दूसरों के साथ प्रेम से जुड़ते हैं, सम्मान से जुड़ते हैं, विश्वास के साथ जुड़ते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो भी आपकी देखभाल करते हैं। आप भी औरों पे विश्वास करते हैं, और लोग भी आप पे विश्वास करते हैं। आप भी दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरे भी आपका सम्मान करते हैं। आप भी सबसे प्रेम करते हैं, दूसरे भी आपसे प्रेम करते हैं। इस तरीके से एक व्यवस्था की स्थिति बनती है। समाज में झगड़े तो इसलिए हैं क्योंकि अविश्वास की स्थिति है, असम्मान की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, प्रतियोगिता की स्थिति है, प्रभाव की स्थिति है, प्रभुत्व की स्थिति है। यही सब समाज में विवाद का कारण है। और ये सारी चीजें बाहरी चीजों के प्रभाव में पैदा होती हैं। ये सारी चीजें बाहरी चीजों के प्रभाव में पैदा होती हैं। इसलिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो देखिए, यहां लिखा हुआ है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। आप सुख की निरंतरता में आप जी पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति को ही मानव चेतना कहा गया है। इतना करने, समझने, जीने के बाद आप मनुष्य बन पाते हैं।
मानव देह में केवल नहीं रहते बल्कि एक मनुष्य के रूप में आपका जीवन जीना शुरू हो जाता है। इसी को मानव चेतना में जीना कहा गया है, न कि पशु चेतना में जीना। ये मानव चेतना का जीवन है, इसे हमको जीने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा होता है तो देखिए होता क्या, ये स्लाइड देखिए आप। जब आप स्वभाव में जीते हैं तो आप अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं चैतन्य इकाई हूं। तब अपने शरीर को आप, जब आप प्रभाव में जीते हैं तो मान लेते हैं आपका शरीर ही सब कुछ है, क्योंकि शरीर संवेदी अंगों से भरा हुआ है। शरीर के पास नाक है, कान है, आंख है, जीभ है, तमाम संवेदी अंग हैं। तो जो लोग शरीर में प्रभाव में जीते हैं वो लोग शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, और फिर सारी व्यवस्था शरीर के लिए शुरू हो जाती है, संवेदना के लिए शुरू हो जाती है, सामान खरीदने, घर बनवाने, कपड़ा खरीदने और दुनिया भर का ये सब, यही संग्रह इसी का शुरू हो जाता है। अनुकूल संवेदना पाने के लिए, दूसरों से भाव पाने के लिए, चाहे सम्मान का भाव हो, चाहे प्रेम का भाव पाने के लिए भी कितने लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि उनके पास पैसा रहेगा तो दूसरे उनसे प्रेम करेंगे, उनके पास पैसा रहेगा दूसरे उनका सम्मान करेंगे, उनके पास पैसा रहेगा तो दूसरे उनके ऊपर विश्वास करेंगे, उनके पास पैसा रहेगा तो दूसरे उनकी परवाह करेंगे। तो अनुकूल संवेदना पाने के लिए वस्तुओं का संग्रह आदमी शुरू कर देता है और ये मान लेता है कि सुविधाएं उसकी आवश्यकता को पूरा कर देंगी। जबकि अगर आप अपने आत्म को, अपने मैं को, अपने स्व को एक चैतन्य इकाई के रूप में देखें और शरीर को उससे अलग देखें, जड़ इकाई के रूप में, तो आप जान जाते हैं कि सुख आपकी जरूरत है, आपके शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर को तो आराम के लिए बस भोजन चाहिए, उसका पोषण चाहिए, शरीर की सुरक्षा चाहिए, कपड़ा चाहिए सुरक्षा के लिए, घर चाहिए सुरक्षा के लिए। तो देख लीजिए कितने कपड़े से आपकी देह सुरक्षित रह पाएगी, देख लीजिए कितने बड़े घर से आपका शरीर सुरक्षित रह पाएगा। शरीर का सदुपयोग करने के लिए देख लीजिए कितने वाहन से आपका काम चल जाएगा, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बैलगाड़ी से, 2 लाख की कार से, 4 लाख की कार से, 10 लाख की कार से, देख लीजिए कितने से आपका काम चल जाएगा। तो ये सब शरीर तक ही सीमित है। ये चीजें आपको सुख नहीं देंगी, अस्थायी उत्तेजना दे सकती हैं, टेम्परेरी एक्साइटमेंट दे सकती हैं, उसी को आप सुख मान लोगे, जबकि सुख तो ये है ही नहीं। सुख तो आपको भाव जो आपके भीतर है उसमें सुख है, विचार में आपके सुख है, और ये आपकी समझदारी से पता चलता है। तो अगर आप अपने शरीर की आवश्यकता को अलग से समझ पाएं और अपने स्व की आवश्यकता को अलग से समझें, दोनों को, एक चैतन्य है इकाई, एक जड़ इकाई, और दोनों को अलग समझ के, दोनों की आवश्यकता को समझ के, दोनों की गतिविधियों को समझ के अगर आप पूरा करना शुरू कर दें तो आपको सुख की निरंतरता अपने आप मिल जाएगी। सही व्यवहार, सही कार्य और व्यवस्था में दूसरों के साथ सही तरीके से आप अपनी भागीदारी को भी इंश्योर कर पाइएगा। लेकिन ये कर तो आप तभी पाइएगा जब आप इनको ठीक से समझिएगा। अब देखिए, हम आपको दूसरे की बात छोड़ दीजिए, हम आपको आपके परिवार की बात करते हैं। आप दूसरों के शासन के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं या तो प्रभावित होते हैं। अब घर में क्या है, घर में बहन से आपने एक गिलास पानी मांगा। अब अगर आपकी बहन, वो बहन भी स्वभाव में है, आप भी स्वभाव में है, तो स्वभाव में, स्व के भाव में क्या है, एक भाव है केयर, ममता। तो बहन के अंदर अगर स्वभाव में जी रही है तो ममता के भाव को जानती है, उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है उसको। आपको पानी चाहिए आपके शरीर को, तो आप भी राइट अंडरस्टैंडिंग आपके भीतर भी है, आप अपने शरीर की आवश्यकता समझ रहे हैं। आपने बहन को बताया कि शरीर की आवश्यकता है कि उसको जल चाहिए और वो जल के करीब है, तो बहन आपको जल दे देगी, आपके शरीर का पोषण हो गया। लेकिन अगर आप की बहन स्वभाव में नहीं जी रही है, आप भी अपने स्वभाव में नहीं जी रहे हैं, तो बजाय भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ उससे मांगने के, आप बहन को आदेश देंगे, ए जरा पानी देना। अब आपने मांगा और बहन ने ध्यान नहीं दिया, या आपके शरीर में पानी के महत्व को नहीं समझ पाई हो, आपने डांटा, बहन आपसे छोटी है, तुम लोग छोटे हो, समझते नहीं हो, कोई बड़ा चिल्लाता रहता है, पानी नहीं देते हो। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रभाव में लेना चाहते हैं अपने बड़े होने के, उसको बता रहे हैं कि तुम छोटे हो, और जब इससे भी ना माने तो उठ के 2 थप्पड़ पीट भी देते हैं। आप अपने शारीरिक शक्ति के प्रभाव से अपने बहन के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं। जबकि अगर बहन को ये पता चल जाए कि भाई के शरीर को पानी की आवश्यकता है, वो स्वभाव से अपने जान जाए, संबंधों की आवश्यकता को जान जाए, उसको फुलफिल करे, तो खुद आप खाने बैठेंगे। तो अपने घर में क्या नियम है कि जब कोई खाने बैठता है तो या तो उसको जल लेके बैठना चाहिए, या भोजन देने वाले को भोजन देने से पहले जल देना चाहिए। तो बहन को समझ में आ जाएगा तो अपने आप जल दे देगी आपको।
अगर वो अपने स्वभाव को समझ रही है तो अपने आप जल देगी, लेकिन अगर प्रभाव से देना है तो पता नहीं बहन आपसे प्रभावित आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपकी क्षमता इतनी है कि नहीं है। जब नहीं प्रभावित कर पाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मम्मी पापा ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि मम्मी पापा ज्यादा प्रभावशाली हैं और मम्मी पापा के प्रभाव से बहन अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली मान रही है, तो आपके प्रभाव को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आपके प्रभाव को बहन ने न्यूट्रलाइज कर दिया तो आप अपमानित महसूस करने लगे, और अपमानित महसूस करके आप दुखी होकर बैठे हुए हैं, क्रुद्ध होकर बैठे हुए हैं। और इस दुख और क्रोध में क्या कर रहे हैं, ये भी उत्तेजना है, दुख भी उत्तेजना है, क्रोध भी एक्साइटमेंट है। क्योंकि नियमित रूप से लगातार लंबे समय तक आप क्रोधित रहिएगा तो आपकी नस फट जाएगी, आपका शरीर बीमार हो जाएगा, आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आप जी ही नहीं पाएंगे। कितने लोग जब क्रोधित होते हैं तो उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं। तो आपको इन दशाओं को समझना पड़ेगा, बिना इन दशाओं के समझे बात नहीं बनेगी। तो अब डोमिनेट करने के लिए आपको पावर चाहिए, तो दुनिया बहुत सारे लोग पावर के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए पावर के लिए अभी हाथरस में कांग्रेस पार्टी ने पावर पाने के लिए क्या क्या काम किया। शासन ने अपने पावर का उपयोग एक बच्ची को किस तरीके से दाह संस्कार में किया। पावर का गेम कितना बड़ा है, सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, ये सब पावर से एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, प्रभाव में लेना चाहते हैं, और उनको लगता है कि प्रभाव से दूसरे को सुखी कर देंगे। जब प्रभाव से आप खुद को सुखी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को कहां से सुखी करेंगे। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे को सुख दुख बांट रहे हैं समाज के अंदर। सुख दुख का वितरण निरंतर लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार सुख दुख का वितरण चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब मुझ में सही सहज भाव होता है तो मैं सुखी होता हूं, और जब मुझ में सही सहज भाव होता है तो मैं सुखी होता हूं। स्वभाव और प्रभाव दोनों से ही। स्वभाव की स्थिति क्या, मुझ में कौन सा भाव चलेगा उसका निर्णय मैं लेता हूं। जब आप अपने स्वभाव में जीते हैं ना तो कौन सा भाव आप में चलेगा, प्रेम का भाव, परवाह की भाव, सद्भाव की भाव, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, कौन सा चलेगा ना, इसका डिसीजन आप ही लेते हो तब। लेकिन जब आप प्रभाव में जीते हो तो आप में कौन सा भाव चलेगा इसका निर्णय बाहर की स्थितियों पर निर्भर करता है। और तब आप कहावत बनाते हैं, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तब इस तरह का स्लोगन चलता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब दूसरों बाहर की चीजों के प्रभाव में आप जीते हैं। जब बाहर की चीजें आपके बारे में निर्णय लेती हैं, आप अपने बारे में खुद निर्णय लेना शुरू करिए, तो आप परिस्थितियों के दास नहीं रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस देश के संविधान में लिखा गया है स्वतंत्रता समानता बंधुता, तो पूरे देश में बंधुता आ जाएगी, समानता आ जाएगी, स्वतंत्रता आ जाएगी। स्वतंत्रता, स्वतंत्र तो आप पैदा ही हुए हैं, चाहे संविधान रहे चाहे न रहे। प्रश्न यह है कि आपको अपनी स्वतंत्रता की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं जाता है। परतंत्रता तो आप खुद ओढ़ रहे हैं प्रभाव में जी के, या दूसरे से प्रभावित होके, बाहरी दशाओं से प्रभावित होके, अपने अनुकूल संवेदनाओं की तलाश करके, और उनके लिए आप टेम्परेरी अस्थायी चीजों की व्यवस्था लगातार किए जा रहे हैं। बाहर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आप कर रहे हैं जिससे आपको आपके अनुकूल संवेदना मिलती रहे। अब बाहर की परिस्थितियां जब आपके नियंत्रण या आपके पकड़ से बाहर, पता चला शाम को छत लगवा रहे थे, बड़े खुश थे, तब तक आंधी आ गई, पानी बरस गया, कल छत लगवाना है, 4 मजदूर नहीं आए, दुखी हो बैठ गए आप। बाहर की परिस्थितियों को आपने अपने सुख का आधार मान लिया। पता चला घर बनवा रहे थे तब तक कोई मान्यता थी, किसी ने आके कहा दिया, अरे एक ईंट इधर अधिक रख दी, अब आपका घर नहीं बन पाएगा, आप डिस्टर्ब हो गए। आपने बिना मान्यताओं की जानी पर जान परीक्षा किए, आप डिस्टर्ब होके बैठे हैं, परेशान होके बैठे हैं। तो आप में कौन सा भाव चलेगा इसका निर्णय अगर आप ले पाए, दूसरे का सम्मान करना है कि नहीं करना है, निर्णय आप लीजिए ना।
कई बार दूसरे का आप सम्मान कीजिए। नेताजी मंच पे आते हैं तो एंकर बताता है कि ये नेता बहुत बड़े हैं, इनके लिए ताली बजाइए, गिव योर बिग हैंड्स, इनके नाम का और तेज नारा लगाइए, मैंने सुना नहीं, और तेज लगाइए, और तेज लगाइए, गगनचुंबी एकदम करतल ध्वनि दीजिए, आसमान में बिल्कुल लहरा उठे आवाज। वो आपको लगातार प्रभावित करने का प्रयास करते ही रहते हैं ना। तो अगर आप सुखी होकर जीना चाहते हैं तो अपनी 100% जिम्मेदारी लीजिए, बाहर की परिस्थितियों पे अपनी जिम्मेदारी मत छोड़िए। अपने समझ के आधार पे, अपने स्वभाव के हिसाब से, जैसे जैसे स्वभाव के हिसाब से जीना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप सुखी होते जाएंगे। जैसे जैसे प्रभाव के आधार पे, मान्यताओं संवेदनाओं के आधार पे आप जिएंगे, आपकी जिम्मेदारी दूसरा कोई लेगा, बाहरी परिस्थितियां लेंगी, वैसे उतना ही आप दुखी रहेंगे। ये आज के इस लेक्चर का ये क्या कहते हैं, इम्प्रेशन है। आप इसको देखने का प्रयास करिए, फिर इसको और एक्सप्लोर करके आगे हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।